नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है केंद्र सरकार। दिल्ली को ऑक्सीजन आपूर्ति न करने पर अवमानना के लिए कारण बताओ नोटिस जो दिया गया था उसको चुनौती यहां पर दी है। हम जानते हैं कि यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी कि जो 1 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली को जो जरूरी ऑक्सीजन है कम से कम 490 मीट्रिक टन जो है वो जरूर दे दी जाए, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। तो उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्यों ना आपके खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर दिया जाए, और उसको लेकर अब केंद्र सरकार जो है वो कोर्ट गई है और उस आदेश को चुनौती दी है हाई कोर्ट को, और अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है ये मामला। तो देखते हैं कि किस तरह का रुख लेता है। लेकिन अभी भी दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो सही नहीं है। अभी भी कई अस्पताल ऐसे हैं जहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की मांग भी अब बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में मरीजों को घरों में इलाज करवाना पड़ रहा है, जिसकी वजह है अस्पताल में बेड की कमी। घर पर ऑक्सीजन लेवल कम होने पर सिलेंडर या फिर कॉन्सेंट्रेटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब कॉन्सेंट्रेटर मिलना भी बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। हेताली देवरुखकर ने 2 दिन पहले अपनी दादी को खो दिया कोविड की वजह से। उनका ऑक्सीजन लेवल पहले 95 था और अचानक 75 पर चला गया, फिर 65 पर। जब तक उनको अस्पताल ले जाया जाता, दादी नहीं रही। अब हेताली को अपनी नानी की फिक्र है जो 82 साल की है, जिनको फेफड़ों की समस्या है और वो फिलहाल बाईपैप मशीन पर है जो कि आईसीयू में इस्तेमाल की जाती है। अब हेताली ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ढूंढ रही है। मैं अब भी खोज रही हूँ, पता करूंगी। हम बस तैयार रहना चाहते हैं, मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती। राजेश बजाज मीरा भाईंदर के सर्जिकल उपकरणों की दुकान चलाते हैं, मुंबई से 45 किलोमीटर दूर। वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की तलाश में दक्षिण मुंबई के दवा बाजार तक आए हैं। उनका कहना है 5-6 दुकानों को छानने के बाद भी उन्हें नहीं मिला। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का इस्तेमाल घरों पर हो सकता है। लोगों को प्रकाश में कोई भी शॉप के अंदर में वहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है नहीं, तो पर्सनली लेवल पे मैं आज यहाँ पर लेने आया हूँ कि इफ़ आई कैन गेट इट आउट, तो मैं वहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर में जहाँ पर भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की ज़रूरत है मैं वहाँ पर उसको वर्कआउट करवा सकता हूँ। दवा बाजार में रौनक इंटरनेशनल शॉप के मालिक राजेश सराया हमें अपने मोबाइल पर ये कैटलॉग दिखाते हैं और बताते हैं कि वो चीन से मंगा रहे हैं। उन्हें आने वाले दिनों में 50 कॉन्सेंट्रेटर मिलने की उम्मीद है, लेकिन उनका कहना है कि मांग बहुत ज्यादा है। रोज 50 से 60 फोन आते हैं। पहले ये आसानी से मिल जाता था, लेकिन अब चीन ने सप्लाई रोक दी है, इसलिए अब इसकी कमी हो गई है। लेकिन अब उन्होंने फिर से सप्लाई खोल दी है। इस कोविड काल में दाम भी आसमान छूने लगे हैं। सप्लायरों के मुताबिक अब 5 लीटर का कॉन्सेंट्रेटर 45,000 से 50,000 के बीच बिक रहा है, जबकि 10 लीटर का नॉन ब्रांडेड कॉन्सेंट्रेटर 90,000 में बिक रहा है और ब्रांडेड कॉन्सेंट्रेटर 1 लाख से 1.5 लाख तक में। ये हाल तब है जब सरकार ने कॉन्सेंट्रेटर पर जीएसटी घटाकर 28% से 12% कर दी है। अब नए दर 30 जून तक रहेंगे। तो मैं इसको ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं कहूँगा इसमें मेजरली, क्योंकि इसमें कोई एमआरपी तो है नहीं ट्रेक्टर में कि आप इसके ऊपर, या गवर्नमेंट ने कोई कैप तो लगाया है नहीं, राइट। तो इसमें यही है कि डिमांड एंड सप्लाई है। जिसके पास जो 1-2 पीस बच गया है उनको जिसकी ज्यादा कीमत मिल जाए उसमें वो बेच रहे हैं। भले ही मुंबई में कुछ दिनों से केसेस कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन लोगों में अभी भी घबराहट है और इसीलिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की डिमांड बढ़ गई है। लेकिन मार्केट में सप्लाई नहीं होने के कारण कीमतें आसमान छू रही है। मुंबई से प्रवीण जी रोहित के साथ पूर्वा चिटनेस, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना की दूसरी लहर अभी कहर बरपा ही रही है और तभी तीसरी लहर की आहट सुनी जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल बन सकती है, क्योंकि ना उनके लिए वैक्सीन है और ना ही इतनी बड़ी संख्या में अलग से आईसीयू कोविड वार्ड। और अभी की लहर में 10% बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, जो कि पिछली लहर में ये संख्या सिर्फ 1 या 2% थी। इस बार बच्चों को आईसीयू की भी जरूरत ज्यादा पड़ रही है। एक रिपोर्ट। 6 साल की त्रिशा संजय कदम मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से पीड़ित है। ऐसी तकलीफ जो कोविड के संक्रमण के बाद बच्चों में देखी जा रही है। इसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। कोविड रिपोर्ट नेगेटिव है पर एंटीबॉडी पॉजिटिव आई है, यानी भर्ती होने के कुछ हफ्ते पहले बच्ची को संक्रमण हो चुका था। फीवर था और पेट में दुख रहा था। फिर बाद में उसको हॉस्पिटल में मंडे को एडमिट किया और उसके बाद उसको फीवर वगैरह ज़्यादा था, लेकिन पेट में दुखना कम नहीं था। फिर बाद में उसका बीपी वगैरह सब लो होने लगा और फिर बाद में डॉक्टर ने
हमको कोऑपरेट किया, सब बताया कि ऐसा ऐसा है, अब अभी आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। सब ने अच्छा से मेरी बेटी को बहुत, मतलब उसका जन्म हो गया दूसरा, ऐसा समझ लो। मुंबई इंटेंसिव केयर के सचिव और स्पर्श चिल्ड्रन अस्पताल के क्रिटिकल केयर के प्रमुख डॉक्टर अमीश वोरा बताते हैं कि त्रिशा का दिल सिर्फ 30 से 40% ही रिकवर हो पाया है। हम लोग ने उसको आईसीयू में शिफ्ट किया, उसको मशीन पर रखना पड़ा, उसका ब्लड प्रेशर बहुत कम था, एक ब्लड प्रेशर की दवाई से नहीं लेकिन 3 ब्लड प्रेशर की दवाई देनी पड़ी। उसके बाद उसको स्टेरॉइड देना पड़ा और वो स्टेरॉइड भी हाई डोज देना पड़ता है। ये बच्चे को हार्ट अभी तक फुल्ली रिकवर नहीं हो गया है। आज एक हफ्ता हो गया है। बच्ची दिखने में तो सब नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर का हार्ट अभी भी सिर्फ 30-40% ही चल रहा है और इसके लिए हमको उनको फॉलोअप करना पड़ेगा 2 हफ्ते और 1 महीने में, और आगे चल के भी कि ये हार्ट बराबर हो जाना चाहिए। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पहले जहां 1 से 2% बच्चों में संक्रमण दिख रहा था, अब 10% में नजर आ रहा है। तीसरी लहर की आशंका के बीच बच्चों के लिए टीका न होना चिंता की बात है। पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है उनको ज्यादा कोविड-19 इन्फेक्शन हो रहा है। पिछली बार की तरह इस बार भी जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो होम क्वारंटाइन में और मॉनिटरिंग में निकल जाते हैं, लेकिन इस बार बच्चों को एडमिट भी करना पड़ रहा है। कुछ बच्चों में हम एडल्ट कोविड की पैटर्न भी देख रहे हैं, लेकिन अभी भी इतने सारे बच्चे हम नहीं देख रहे हैं जिनको इतना सीवियर न्यूमोनिया हो और ऑक्सीजन और आईसीयू का बेड लगे। लेकिन आने वाले कल में या थर्ड वेव में अगर स्ट्रेन चेंज होगा या फिर बच्चों में इन्फेक्शन का जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा, बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं स्टार्ट होते हैं, ये भी एक वजह रहेगी कि बच्चों में थर्ड वेव में कोविड इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा रहेगा। मुंबई में बीते 6 दिनों में 10 साल से कम के 411 बच्चे संक्रमित हुए हैं। तीसरी लहर को लेकर महाराष्ट्र में बच्चों के लिए अलग से कोविड वार्ड बनाने की तैयारी है। इस बीच एक्सपर्ट्स की मांग है कि 18 साल से नीचे के लिए भी वैक्सीन जल्द से जल्द तैयार हो। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इस मुश्किल दौर में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो या फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन को ऊंची कीमतों पे भेजना। लेकिन ऐसे वक्त में कुछ लोग इंसानियत पर भरोसा कम नहीं होने देते। रोजी सरढाना खुद बीमार हैं, लेकिन उनकी बाकी लोगों की चिंता सता रही है। पति ने उनके गहने बेचकर मदद करने को कहा है और अब वो दूसरे लोगों की भी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी स्कूल टीचर रही रोजी सरडाना पहले ब्रेन हेमरेज, फिर लकवा और अब दोनों किडनी खराब होने से डायलिसिस पर हैं। घर में खुद के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन अप्रैल महीने में जब से किसी और व्यक्ति को उस सिलेंडर की जरूरत पड़ी, तब से जरूरतमंदों को मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर देना इस परिवार का अभियान बन गया है। मम्मी का सिलेंडर हमने एक पेशेंट को दिया जिनको एक्चुअल में ज़रूरत थी। उसके बाद से जो चालू हुआ है तो हमने बहुत जन को दिया है और तो हमने यहाँ पे उनकी लिस्ट बना के रखी है। तो जैसे जैसे हम पेशेंट लोग को देते हैं तो पेशेंट का आधार कार्ड का जेरोक्स और हम डॉक्टर का लेटर पैड मांगते हैं, ताकि जिस पे लिखा हो कि हाँ उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की ये है। उनका एक ख्वाहिश है, गरीब लोग का मदद करना उनका एक ख्वाहिश है और उनका दिल ऐसा है कि दिल मतलब बहुत बड़ा है। वो नहीं सोचता है कि मैं बीमार हूँ या मैं क्या हूँ, मेरा आगे का क्या होगा, वो नहीं सोचता। वो आगे का दूसरा गरीब लोग का सोचती है कि वो अच्छा हो जाएगा। पास्कल का डेकोरेशन का काम बंद है, इसलिए बेटे के साथ मिलकर अब पूरी तरह से लोगों की मदद में लग गए हैं। मेरे दोस्त के पिता को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसीलिए लेकर जा रहा हूँ। ये हैं वो शख्सियत या हम कह सकते हैं इंसानियत का वो रूप जो कि खुद का दर्द भूलकर दूसरों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, और ऐसे ही देवदूत हैं जो इस कोरोना संक्रमण काल में एक उम्मीद की किरण बने हुए हैं गरीबों मजबूरों के लिए। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
तमाम चेतावनियों के बावजूद उत्तर प्रदेश में चुनाव करवाए गए और तमाम दिशा निर्देशों के बावजूद जो मतगणना हुई उस दिन भी भारी भीड़ देखने को मिली और अब धीरे धीरे उसका असर नजर आ रहा है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों तक कोरोना जो है वो पैर पसार चुका है। यूपी में बुलंदशहर के परवाना गांव में पंचायत चुनाव के दौरान 15 दिन में करीब 20 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इन्हें कोविड जैसे लक्षण थे, लेकिन कोविड का टेस्ट नहीं हुआ था, तो साफ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक गांव में इतनी मौतों के बाद अब यहां पर मुनादी करके कोरोना टेस्ट का अभियान शुरू किया गया है। हमारे सहयोगी कमाल खान की रिपोर्ट। एनडीटीवी की टीम जब बुलंदशहर से 18 किलोमीटर दूर परवाना गांव पहुंची तो कोरोना जांच कराने के लिए हो रहा अनाउंसमेंट दूर से हवा में गूंज रहा था। सबसे पहले हम नज़ाकत सैफी के घर पहुंचे। 28 साल के नज़ाकत फरीदाबाद में कारपेंटर का काम करते थे। पिछले लॉकडाउन में कंपनी बंद हो गई तो गांव में अपना काम शुरू किया। बीमार हुए, सांस में दिक्कत हुई, 2 अस्पतालों में भर्ती हुए, लेकिन 22 अप्रैल को गुजर गए। ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिला था, इसलिए हार्ट की जो प्रॉब्लम हुई है, हार्ट अटैक हुआ। कभी भी उसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, ना बीपी हाई था कभी भी उसका, नॉर्मल सिचुएशन। बाइक पे गया ट्रीटमेंट लेने के लिए, ना कि कोई एम्बुलेंस में। परवाना गांव में भूरो देवी की चिता जलाई जा रही है। उनके भी कोरोना से मरने का अंदेशा है। गांव वालों ने हमें गांव के 18 लोगों की लिस्ट और तमाम लोगों की तस्वीरें दी जो उनके मुताबिक पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना फैलने से मर गए। उसको अचानक पसीना आया, पसीना आने के बाद में वो ठंडा हुआ। 16 साल का सुमित भी उन्हीं में से एक था। 2 अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अपनी उम्र का 17वां साल नहीं देख पाया। तुरंत औरंगाबाद लेके गए। औरंगाबाद ले जाने के बाद में उसको एक ड्रिप लगाई। ड्रिप के बाद में उसके एक दर्द हुआ अचानक। दर्द में उस डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, लेकिन उससे कोई रिलीफ नहीं मिली। फिर हम दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ भी उसने ड्रिप लगाई, इंजेक्शन लगाया, वहाँ भी कोई रिलीफ नहीं मिली। फिर हम और बुलंदशहर ले जा रहे थे, रास्ते में चरौरा जाके उसने दम तोड़ा। परवाना के शिव मंदिर से गांव के लोगों के लिए कोरोना की जांच कराने की अपील की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां जांच करने पहुंच गई है, लेकिन जो बिना जांच मर गए उनकी मौत की आधिकारिक वजह पता नहीं चल सकेगी। एक टीम लगा दी है, पूरे गांव में हर एक व्यक्ति का चेकअप करेंगी। जो भी किसी को भी कोई दिक्कत है उसके लिए वहीं पर दवाई का वितरण भी किया जाएगा और इनकी कोरोना से संबंधित जांच भी की जाएगी। अगर मृत्यु का और भी कारण, क्योंकि मृत्यु का कारण वहाँ से कोरोना पेशेंट निकले नहीं है ज़्यादा, तो उनकी भी जांच की जाएगी, कुछ और कारण तो नहीं है। पंचायत चुनाव में प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। पहले चुनाव प्रचार, फिर मतदान, फिर काउंटिंग, हर चरण में भीड़ उमड़ती रही। कई जगहों पे संघर्ष भी हुए। यही नहीं, बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों को किराया देकर वोट डालने के लिए बुलाया गया, जो बाहर से कोरोना लेकर आए और गांवों में फैला गए। अगर इन गांवों में पंचायत के चुनाव 2-3 महीने टाल भी दिए जाते तो लोकतंत्र को कोई बड़ा खतरा नहीं पैदा हो जाता, लेकिन तमाम लोगों की जानें बच सकती थी जो अब कोरोना के शिकार हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब इन गांवों के लोगों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बुलंदशहर में मनीष शर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।